अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे विटामिन ई को। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि पोल्ट्री से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप दोस्तों को वक्त पर मिलती रहें। अगर आप आज की इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके आधे मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि विटामिन ई एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप बर्ड्स के अंदर इसका इस्तेमाल करवाते हैं तो आपके पोल्ट्री के जो 50% प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो विटामिन ई की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमें देखना होगा कि विटामिन ई किस तरीके से काम करता है। तो इसको आज की वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। बेसिकली जितने भी जानदार हैं उनके अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो हर वक्त वकूअ पज़ीर होते रहते हैं, और उन बायोकेमिकल रिएक्शंस के नतीजे में कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जब वो फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए वो जितने भी दूसरे हेल्दी एटम्स हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। उनके ऊपर अटैक करके वो इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो टूटने लगती है, और सेल मेम्ब्रेन के टूटने की वजह से जो सेल है वो मर जाता है, और बहुत बड़ी तादाद में सेलुलर डेथ के बायस बर्ड्स में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। अब जो विटामिन ई है ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, और इस तमाम सूरत हाल में जो विटामिन ई है ये कुछ अज़ाफ़ी इलेक्ट्रॉन्स देता है उन फ्री रेडिकल्स को जो हेल्दी एटम्स पे अटैक कर रहे होते हैं। जब फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तो वो हेल्दी एटम्स के ऊपर अटैक नहीं करते, और विटामिन ई की डेफिशिएंसी ना होने के बायस जो आपके बर्ड हैं वो बिल्कुल हेल्दी और तंदुरुस्त रहते हैं। विटामिन ई को हमने डिस्कस किया कि विटामिन ई किस तरीके से काम करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो बर्ड्स के अंदर, आपके बर्ड्स विटामिन ई के डेफिशिएंट हों तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसके साइंस क्या हैं। बेसिकली अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाएगी बर्ड्स के अंदर तो जो बर्ड्स की ब्लड वेसल्स हैं उनमें से कुछ फ्लूइड जो है वो ख़ारिज होने लगता है, और वो फ्लूइड निकलने के बाद ब्लड वेसल से निकलने के बाद जो चेहरा है बर्ड का, गर्दन, उसका सीना और उसके पेट के गिर्द पानी जमा होने लगता है। और अगर आप पर हटा के देखेंगे तो आपको जो नीचे का बर्ड का जो स्किन है वो आपको ब्लू कलर की दिखाई देने लगेगी। उसके बाद जो बर्ड है वो उसमें एक डिज़ीज़ आती है जिसको क्रेज़ी डिज़ीज़ भी कहा जाता है। बर्ड जो अपनी गर्दन है वो मोड़ लेता है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है, और बर्ड जो है वो आसमान की तरफ देखने लगता है। ठीक है, इसके जो पंजे होते हैं परिंदों के वो बिल्कुल नीले हो जाते हैं, और जो बच्चा है वो गिरने लगता है। यानी कि जो बच्चा है वो उठ के चलने की कोशिश करता है और फिर गिर जाता है, फिर उठ के फिर चलने की कोशिश करता है और फिर गिर जाता है। परिंदा जो है वो पाँव खोल के खड़ा होता है, क्योंकि उसके पेट के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से उसको अपने पाँव जो है वो फैलाने पड़ते हैं, और परिंदा इसी तरीके से पाँव खोल के ही चलता है। ये कुछ साइंस हैं इसके। 4 दिन की उम्र का जब अंडा हो जाता है, जो फीमेल्स होती हैं इनमें अगर प्रॉब्लम आती है विटामिन ई की, तो जब आप अंडा को इंक्यूबेटर में लगाएंगे तो सिर्फ चौथे दिन ही जो एम्ब्रियोनिक डेथ है वो होने लगती है, और डेड इन शेल के इश्यूज़ भी आते हैं। तो वो लोग जो हैचरी का बिज़नेस कर रहे हैं उनको जो विटामिन ई है उसकी डेफिशिएंसी से बचने के लिए इसका प्रॉपर यूज़ करवाना चाहिए, क्योंकि उनका इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। मेल्स के अंदर इस किस्म का प्रॉब्लम जो है वो देखने में नहीं आता, उनकी फर्टिलिटी पे कोई इतना ख़ास असर नहीं पड़ता। जो 15 से 30 दिन के जो चूज़े होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देखने में आती है। अब इस सारी सूरत हाल में एक जो इसकी स्वेयर है अलामत है, वो क्या होता है कि जो दिमाग होता है चूज़े का वो सूजने लगता है, और दिमाग से पाँव की तरफ जाने वाली जितनी भी नसें होती हैं वो तमाम की तमाम सूजने की वजह से बेकार हो जाती हैं, और जो चूज़ा होता है वो बिल्कुल मफलूज हो जाता है, और लकवे जैसे जो साइंस हैं वो देखने में आते हैं। अब ये सब कुछ हो क्यों रहा है?
ये सब कुछ उन फ्री रेडिकल्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस की सूरत में परिंदों के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर ये फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं। स्ट्रेस में अगर बर्ड होगा तो ये फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनेंगे। और स्ट्रेसफुल कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। हीट स्ट्रेस एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, ट्रांसपोर्ट एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, इससे स्ट्रेस क्रिएट होता है, वैक्सीन से भी स्ट्रेस क्रिएट होता है, और इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिकल स्ट्रेस भी होते हैं, ठीक है। तो इस तमाम तर जो कंडीशंस हैं इनमें बर्ड के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि किन किन चीज़ों की वजह से स्ट्रेस आता है। तो अब हमने जब विटामिन ई यूज़ करवाना है तो फ्री रेडिकल जो हैं वो उनको अपने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है, तो उस नतीजे में वो हेल्दी आइटम्स के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। विटामिन ई को अब हमने इस्तेमाल किस तरीके से करवाना है। विटामिन ई के लिए ई सेल के नाम से जो मेडिसिन है वो मिल जाएगी, लेकिन वो मेडिसिन उन्हीं के लिए ही सूटेबल है जिनके पास ज़्यादा तादाद में बर्ड हैं। और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ छोटे फार्मर्स को जो एक्सपेंसिव मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं आज उनको रिकमेंड करने वाला हूँ। विटामिन ई इवियोन के नाम से कैप्सूल्स हैं, आपको मार्केट से मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, 600 mg वाला एक कैप्सूल 1 लीटर पानी के अंदर डाल देना है और 3 लीटर पानी के अंदर 3 कैप्सूल। लेकिन अगर आपको 400 mg वाले कैप्सूल्स मिलते हैं तो आपने 400 वाले 3 लीटर पानी के अंदर डालने हैं। लेकिन अगर वो 600 वाले होंगे तो फिर आपने 3 ही डालने हैं 3 लीटर पानी के अंदर, ठीक हो गया। अब जो इवियोन कैप्सूल्स हैं इनमें जो लिक्विड निकलता है उस लिक्विड को पानी के अंदर हल करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। जो लोग इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। तो आपने पानी के अंदर इसको अच्छे तरीके से हिला देना है और जब मिक्स हो जाएगी ये मेडिसिन उस पानी के अंदर तो आपने ये बर्ड को देनी है। अब विटामिन ई हमने बर्ड को देना कब है, तो इस चीज़ को आप देख लें, राइट डाउन कर लें किसी जगह पे, तो आपको याद रहेगा। अगर आपने बर्ड को ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो आप वैक्सीन करें और आप विटामिन ई दें वैक्सीन से पहले और वैक्सीन के बाद। ट्रांसपोर्ट से पहले और ट्रांसपोर्ट के बाद भी विटामिन ई देना है, और वैक्सीन से पहले वैक्सीन के बाद भी आपने बर्ड को विटामिन ई देना है। हीट स्ट्रेस गर्मियों में आपने विटामिन ई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा ऐसी भी कोई कंडीशन जिससे आपको लग रहा हो कि स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है बर्ड के ऊपर और उस स्ट्रेस के नतीजे में फ्री रेडिकल ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, तो आपने विटामिन ई का इस्तेमाल करवाना है। अगर हम इसके चार्ट के ऊपर नज़र डालें कि हमने इसको कब इस्तेमाल करवाना है, तो शेड्यूल के हिसाब से आपने 5वें दिन, 6ठे दिन, 13वें दिन, 15वें दिन, 20वें और 21वें दिन इस्तेमाल करवाना है। उसके बाद आप हर 15 दिन के बाद विटामिन ई इस्तेमाल करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको विटामिन ई की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा और अब आप विटामिन ई के इस्तेमाल में कभी भी नेग्लिजेंस नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।